चलिए, तो ये जो आपका प्ले है हैरी है, ये बहुत ही शानदार प्ले है। ये इजून ओनेल के द्वारा लिखा गया है। ये एक अमेरिकन राइटर है। ये कौन से राइटर हैं? अमेरिकन राइटर हैं। और उन्हीं के द्वारा ये प्ले लिखा गया है। ये प्ले की सबसे बड़ी विशेषता है कि एक्सप्रेशनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है आपका, उसी कॉन्सेप्ट को बेस करके ये प्ले लिखा गया है, जिसमें जो करेक्टर है वो अपने आप को इनर रूप में जो है, जब तक तो अपने आप की पहचान नहीं कर पाता है तब तक तो ठीक है, लेकिन फिर अचानक उसके दिमाग में जब हलचल मच जाती है तो अपने अस्तित्व की खोज में चल पड़ता है वो। और अस्तित्व की खोज में कुछ इस कदर चल पड़ता है कि फाइनली जो है अपना अस्तित्व खोजने के चक्कर में, अपनी आइडेंटिटी खोजने के चक्कर में एक ऐसे जानवर से मिलता है जो उसकी जान ही ले लेता है। तो ये प्ले की कहानी है। प्ले में जब आप देखते हैं कि एक मेन जो करेक्टर है आपका, उसको पहले कितना लगाव रहता है जिस जहां पे काम करता है, फिर अचानक एक ऐसी घटना घटती है कि उसका पूरा लगाव जो है खत्म हो जाता है। ठीक है, हम कहानी की ओर आगे बढ़े उससे पहले थोड़ा सा जो है एज्यून ओनेल के एक दो चीज को बस जान लीजिए, और जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एज्यून ओनेल को जो है नोबेल प्राइज कब मिला था? 1936 में। और पुलित्जर प्राइज इनको मिला था 4 टाइम्स, ये पुलित्जर प्राइज मिला। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा ऐसा पोएट है जिसको 4 टाइम पुलित्जर प्राइज मिला है, तो आप बता सकते हैं? अमेरिका का ही कोई पोएट है जिसको 4 बार पुलित्जर अवार्ड मिला है? कैन एनीवन टेल? इनको ड्रामा में 4 बार मिला है, उनको पोएट्री मिला है। कौन नाम है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो ये दो चीजें बस ध्यान रखना कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पोएट्री में 4 बार मिला है और इनको ड्रामा में 4 बार मिला है। कभी आप भूलेंगे नहीं, दोनों को कनेक्ट कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम का क्वेश्चन हो सकता है कि किसको 4 बार मिला है, ठीक है, या किसको नहीं मिला। और इनको नोबेल प्राइज 1936 में मिला। बस इतनी बात ध्यान रखिएगा। इन्होंने सेलर के रूप में जॉब किया था, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, जो है रोल अदा करता है, क्योंकि जो उस तरह का एक्सपीरियंस वो अपने प्लेज में यूज करते हैं, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेलर के रूप में किसने, इसमें से किसने जॉब किया था, तो ये ध्यान रखना है। बहुत अच्छा, वंदना जी ने सारे डेट बता दीजिए। 1924 में, 1931 में, 1937 में, 1947 में, ठीक है, 43 में। तो इनको 4 बार मिला था। अगर किसी को डेट लिखना है तो नोट कर लें भाई, 1924 में, 1931 में, 1937 में, 1943 में। अब हम आ जाते हैं प्ले की कहानी की ओर बढ़ते हैं। ये प्ले जो है कब जो है पब्लिश किया गया था, प्रीमियर किया गया था? तो ये 1922 में प्रीमियर किया गया था। और इस प्ले का जो सबटाइटल है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबटाइटल है कॉमेडी ऑफ एंशिएंट एंड मॉडर्न लाइफ इन 8 सीन्स। ये काफी इंपॉर्टेंट है, यानी अगर इसको सब टाइटल को याद करें तो आपको ये भी पता चलता है कि ये कहानी एक्ट में नहीं चल रही, ये कहानी सीन में चल रही है। और कितने सीन्स हैं टोटल? 8 सीन है इसमें। हाउ मेनी सीन्स आर देयर? 8 सीन है टोटल। और इसका नाम भी बड़ा ही शानदार है, अ कॉमेडी ऑफ एंशिएंट एंड मॉडर्न लाइफ इन 8 सीन्स, यानी एंशिएंट एंड मॉडर्न लाइफ की कहानी है। अब फिर एक महत्वपूर्ण चीज है कि ऐसा लग रहा है कि एक कॉमेडी बोला जा रहा है, लेकिन जब स्टोरी को आप देखते हैं तो उस व्यक्ति की ट्रेजेडी हो जाती है। उस व्यक्ति की क्या हो जाती है? ट्रेजेडी हो जाती है। तो यानी वो व्यक्ति मर जाता है। तो ये सारी बातें आप लोग को ध्यान रखनी है जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो यहाँ जो कॉमेडी वर्ड यूज किया गया है वो आयरनिकली यूज किया गया है, उस सेंस में यूज नहीं किया गया है। ठीक है, 1922 में इस प्ले का जो है प्रीमियर होता है। ठीक है, और 1922 तो आप सभी को पता है कितना फेमस है। सेटिंग की अगर बात करें तो बहुत ढेर सारे लोकेशन है। जैसे एक तो फायरमैन का फोर कैसल है, ठीक है, जहां से जो है कोयला फेंका जाता है जहाज को चलाने के लिए, तो वो वाला है। इसके अलावा जो है ये प्रोमेनेड डेक जो है उस पे कहानी है, मतलब डेक पे ये आते हैं, तो वहां भी वो भी एक सेटिंग के तौर पे यूज किया गया है। लेकिन आपसे जो सेटिंग पूछा जाएगा वो 2-3 मुख्य रूप से है, 3 है। एक तो फायरमैन का फोर कैसल है, जहां पे इनको मिलती है कौन? मिल्ड्रेड। कौन मिलती है? नाम बताइए उसका। मिल्ड्रेड। फिर उसके बाद से जो है न्यूयॉर्क सिटी 5th एवेन्यू, एक दूसरा ये महत्वपूर्ण आपका सेटिंग है जहां पे ये जाते हैं। ठीक है, और तीसरे नंबर पे जो है IWW लोकल। ठीक है, तो ये जो है इंटरनेशनल वर्ल्ड लेबर, ठीक है, वहां पे जाते हैं। और सबसे लास्ट में जू में जाते हैं, सबसे लास्ट में जू में जाते हैं। ठीक है, टाइम की अगर आप बात करें तो मॉडर्न इंडस्ट्रियल एरिया का टाइम है, एरा का टाइम है, मतलब मॉडर्न टाइम है। इंडस्ट्रियल जो प्रोग्रेस चल रहा है उसको शो कर रहा है। आप ये अगर ड्रामा की बात करें तो ये एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा है।
आप इसको सोशल रियलिज्म भी बोल सकते हैं और ट्रेजेडी भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ ट्रेजेडी दिखाई पड़ती है। क्लाइमेक्स की अगर बात किया जाए तो क्लाइमेक्स सीन 3 है, वो पर्टिकुलर दृश्य, ठीक है, जब बहुत अच्छा, छाया जी के लिए तालियां हो जाए। जो आपकी जो सीन 3 में इनकाउंटर होता है यांग का मिल्ड्रेड के साथ। जो मिल्ड्रेड है वो वास्तव में जहाज के मालिक की बेटी है, और जब इनका सामना उससे होता है तो ये आती हैं मजदूरों की जिंदगी सही करने के लिए, ये उनके जीवन को समझना चाहती थी, हैं। लेकिन यहाँ तो सेम उल्टा हो जाता है। जब एक मजदूर को देखते हैं काम करते हुए, वो बहुत ही भयानक तरीके से बेचारे दिखते हैं काम करते हुए, तो उनका शरीर बहुत बलिष्ठ हो जाता है, शरीर पे पूरे बाल जैसे हो जाते हैं, और वो व्यक्ति वो बहुत जोर से चिल्लाते हैं क्योंकि वहां पे उनको हाई एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है। और जब ये अचानक वहां जाती है और उसी समय यांग को घूम के चिल्ला के किसी को डांट रहा होता है, और ये उस दृश्य को ये देखती हैं यांग को, तो एकदम से उसको देख के डर जाती हैं, ठीक है। और द फिल्दी बीस्ट बोल देती हैं, द फिल्दी बीस्ट बोल देती हैं, और ये बात जो है, और वहीं बोल के मूर्छित हो जाती हैं, और ये बात बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं कर पाता है यांग, इसको बहुत ज्यादा अपमान महसूस होता है। और यहीं से जो यांग की बिलोंगिंग है उस जहाज के साथ, जो कैपिटलिस्ट समाज के लिए वो कर रहा था, वो सब टूट जाता है यहाँ पे। और एंड में जब उसकी मृत्यु होती है, गोरिल्ला के साथ जब वो एम्ब्रेस करता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये मुख्य रूप से तो आप कह सकते हैं कि यही ये टर्निंग पॉइंट है, या आप इसको क्लाइमेक्स मानेंगे, या लास्ट वाला सीन को भी आप क्लाइमेक्स कह सकते हैं, जहां पे वो फाइनली लगता है उसकी आइडेंटिटी मिल गई है, लेकिन वो आइडेंटिटी इस प्रकार से मिलती है कि उसको जान से मार देता है गोरिल्ला। अगर हम बात करें प्रोटैगोनिस्ट की, तो उसका नाम यांग का है। फिर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो यांग का है उसका रियल नाम क्या है। अभी भी मैं आपको बताऊं गारंटी के साथ, आप में से 90% लोग शायद एकदम 100% क्लियर ना हो, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब आपके सामने दिख रहा है रॉबर्ट स्मिथ, इनका रियल नेम रॉबर्ट स्मिथ है, यांग इनको लोग प्यार से बुलाते थे। एंटागोनिस्ट इसमें कौन है, एक तरह से देखा था तो मिल्ड्रेड डगलस हैं। हालांकि ये जानबूझ के कुछ नहीं करती हैं, लेकिन इन्हीं की वजह से सारी चीजें हो जाती है, और फिर उसके बाद उनको कहीं भी सपोर्ट नहीं मिलता। तो जो इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट सिस्टम है उसे भी आप एंटागोनिस्ट की तरह कह सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज कोई यांग का खुद का जो सेंस ऑफ एलिनेशन है, कि वो खुद अपने आप को अचानक समाज से अलग करने लगा है, वो भी एंटागोनिस्ट की तरह एब्स्ट्रैक्ट तरीके से हो सकता है। लेकिन मैं मुख्य रूप से आप एंटागोनिस्ट किसको मानेंगे, मिल्ड्रेड डगलस को। चाहे ये पूरी तरह से नहीं है, लेकिन कैटलिस्ट का काम तो यही करती है, ठीक है। नरेटिव टेक्निक क्या है, एक्सप्रेशनिज्म का तरीका यूज किया गया है। जो एक्सप्रेशनिज्म होता है वहां पे आप देखते हैं कि डायलॉग जो होते हैं कोरस लाइक के होते हैं, बहुत डिस्टोर्टेड वर्ड्स का यूज किया जाता है, सिंबॉलिकल कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। इंटरनल साइकोलॉजिकल स्टेट दिखाया जाता है जो प्रोटैगनिस्ट होता है, और यहाँ पे पूरी तरह से जो है आपको बाहर की बजाय बार बार यांग के अंदर क्या चल रहा है वो देखने को मिलेगा। चलिए, तो अब कैरेक्टर्स में बस मेन मुख्य रूप से ध्यान रखिए, यांग जो है ये मेन कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है, इनका पद क्या है, ये फायरमैन है। क्या है ये, फायरमैन है। स्टोकर वर्ड यूज किया था, क्या यूज किया था, स्टोकर, ठीक है। और ये एक ऐसा पर्सन है जो कि बहुत ही नेचुरल है ये, और ये एकदम पूरी तरह से अपने आप को जहाज से कनेक्ट किए हुए। एक वर्ड इनके लिए सबसे मेन वर्ड है बिलोंगिंग। ये मानते हैं कि हमारा पूरी तरह से कनेक्शन किसके साथ है, जहाज के साथ है, और हम जब तक जहाज है तब तक हम हैं, इसीलिए उसके प्रति हमें ईमानदार रहना है। लेकिन दूसरे ऐसे कैरेक्टर नहीं है। मिल्ड्रेड डगलस को आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि ये स्टील जो टाइकून है जिसका नाम है नाजरेथ स्टील, उसकी ये बेटी है, ठीक है। पूरी कंपनी जो नाजरेथ स्टील के नाम से चलती है उसी की बेटी है। पैडी जो है वो एक ओल्ड आयरिश फायरमैन है, और ही रोमांटिसाइजेस द डेज ऑफ सेलिंग शिप्स, ठीक है। ये अपने पुराने दिनों को याद करते हैं जब ये कितना शिप को सेल करते थे, ठीक है। तो उस सारी चीजों को याद करते हैं, रोमांटिक पर्सन है, जब भी खाली रहते हैं तो शराब पीते हैं, अपने पुराने दिनों को याद करते हैं, नोस्टैल्जिक टाइप का कैरेक्टर है। यांग जो है ये फेलो फायरमैन ही प्रीचेज सोशलिज्म एंड सोशल कॉन्शियसनेस की ये बात करते हैं। और आपसे अक्सर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये बताइए कौन सा कैरेक्टर जो है यांग के साथ हर समय उसके साथ जाता है, केवल एंड में कुछ समय को छोड़कर कौन यांग को साथ में जाता है कैरेक्टर, तो लॉन्ग है। यांग के साथ कौन जाता है, लॉन्ग जाता है। मिल्ड्रेस की एक आंट भी है, ठीक है, उनका भी थोड़े समय के लिए आया हुआ है, जो मिल्ड्रेस को मना करते हैं कि तुम ये सब काम मत करो, ये फालतू, तुम जो समाज सेवा दुनिया के बीच में जाना चाहते हो सब फालतू चीजें हैं।
फिर भी वो आती है। सेक्रेटरी इसमें कौन है? वर्क्स एट द IWW। IWW मैंने वहां पे बोला था, मैं फिर से करेक्ट करता हूँ। IWW का फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल वर्कर्स ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, एक तरह से इंडस्ट्रियल इंटरनेशनल वर्ल्ड लेबर से ही रिलेट कनेक्टेड है, उसी तरह का है। तो ये यहाँ पे फिलहाल यहाँ नाम दिया गया है IWW यानी इंडस्ट्रियल वर्कर्स ऑफ वर्ल्ड। ये आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है कि ये क्या है। तो यहाँ पे क्या है कि जो वर्कर्स हैं, ठीक है, जैसे इंटरनेशनल वर्ल्ड लेबर ऑर्गेनाइजेशन होता है उसी तरह का है ये, और जो लेबर्स होते हैं उनके हितों की बात करता है। तो उसके सेक्रेटरी का नाम नहीं दिया, बस सेक्रेटरी दिया हुआ है। गोरिल्ला जो है वो एनिमल है जो जू में मिलता है, और बहुत ढेर सारे वॉइसेस कोरस भी आपको दिखाई पड़ता है फिफ्थ वेन्यू में। ठीक है, तो ये आपके सामने सारे करेक्टर्स हो गए। करेक्टर्स आप लोग कर लोगे। अब आएगा तो करेक्टर्स बहुत ज्यादा पूछा जाता है, अगर एग्जाम में आएगा तो करेक्टर सीधे सीधे आएगा। यू कैन डू इट। अभी बताइए, अभी कोई ये ना कहना कि मेरे को आ नहीं रहा। 100% सभी को क्लियर है करेक्टर्स सारे? ठीक है, अब चलो जल्दी से बताओ कौन सा करेक्टर है जो नोस्टैल्जिया में विश्वास, बार बार नोस्टैल्जिया में चला जाता है? कौन है? पैडी। बहुत अच्छा जी। चलिए, अब यहाँ पे बस एक चीज आपको बस मुझे बताना है, जो सीन 4 है वो सबसे मेन सीन है। ठीक है, इस सीन में जो है आप देखते हैं कि सीन 4 है कि 3 है? हाँ, 3 है। तो फिर सीन 3 ध्यान रखिएगा, यही वो सीन है जिसमें जो है मिल्ड्रेड इज हॉरिफाइड बाय द अपीयरेंस, सी फेंट रिक्वाइल्स स्क्रीमिंग ओ फिल्दी बिस्ट। तो ये लाइन कई बार पूछ दिया था कि उसने क्या बोला था, तो क्या बोला था? फिल्दी बिस्ट बोला था। ये आप सभी को ध्यान रखना है। और फिर उसके बाद बेहोश हो जाती है, फिर वो चली जाती है। लेकिन इसके बाद से एक नया, समझ लीजिए एक नए प्रकार का यांग का जन्म हो जाता है। ठीक है, अब यांग इसके बाद देखिए, यांग उसके बाद कोई काम नहीं करना चाहता है, बहुत परेशान है, उसके दिमाग में चोट पहुंच गई है। और कई बार कहा जाता है जीवन में ऐसे कर्म मत करिए, ऐसे कोई काम न करिए कि एक गरीब आदमी का दिल दुख जाए। इसके साथ कुछ ऐसा ही हो गया। अब जो है, जब स्टोकर्स जो ऑफ ड्यूटी हैं, तो ये क्या कर रहा है? यांग सिट्स इन द रोडिन्स द थिंकर पोज। रोडिन एक बहुत बड़ा फिलोसफर है, और आप देखेंगे कि इसका कई जगहों पे मूर्तियां बनी रहती हैं। वो हर समय सोचता रहता है। फिलोसफर का काम होता है सोचना, लेकिन रोडिन बहुत बड़े फिलोसफर थे, और हर समय वो सोचने की मुद्रा में उनका बहुत फेमस है, और वो मुद्रा रहता है। तो ये जो है बार बार रोडिन द थिंकर की पोज में बैठ के खूब सोचा करता है कि आखिर क्या वजह थी, क्यों उसने मुझे ऐसा बोला, आखिर क्या हो गया। तो ये बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो गया है। कहा जाता है जब जीवन में किसी चीज को आप बार बार सोचने लगते हैं, तो आप जितना सोचे हैं उससे ज्यादा उसमें से निकालने लगते हैं। जितना आपके साथ रियल में हुआ है, शायद आप उससे ज्यादा निष्कर्ष निकालने लगे। और इनके साथ भी बिल्कुल यही होता है कि ये कुछ ज्यादा निष्कर्ष निकालने लगते हैं, और बार बार सोचते हैं उसने मोस्टर की तरह क्यों देखा मुझे, उसने मोस्टर क्यों बोला। और उसी में आपके कुछ साथी होते हैं। पैडी इनको सजेस्ट करता है कि तुमको हेरी एप समझ रही थी, तुमको उसने क्या समझा? हेरी एप समझ लिया। तो इस तरह से जो है यांग का बहुत दुखी है, और ये सोचते हैं कि मैं बदला लूंगा। तो ये बहुत ध्यान रखिए, ही डिसाइड दैट ही इज हेरी एप। वो कहता ठीक है, अगर उसने मुझे हेरी एप सोचा है तो अब मैं उसे हेरी एप बन के दिखा दूंगा। एंड ही ओज रिवेंज ऑन मिल्ड्रेड। और कसम खाते हैं कि मैं मिल्ड्रेड से बदला लेकर रहूंगा। ही ट्राई टू चार्ज आउट टू फाइंड हर। और वो प्रयास करता है उसको पाने का, लेकिन इतनी आसानी से तो पाएगा नहीं। तो अब जो है फाइनली जो है वो अब तरह से तरीके सोचने लगता है कि कैसे हम जो है फाइनली जो है उसको मिल्ड्रेड को हम पकड़ सकते हैं, और उसको जो है सजा दे सकते हैं। ठीक है, बदला ले सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला दृश्य फिफ्थ एवेन्यू न्यूयॉर्क का दृश्य है। यहां ध्यान दीजिए, ये एक्चुअली इनको जेल भेज दिया जाता है। बहुत ज्यादा ये एग्रेसिव हो जाते हैं, तो इस दृश्य में इनको जेल भेजा जाएगा। ध्यान दीजिए, अब छुट्टी हुई है, जब शिप इनका रुक गया है तो ये फिर वहां से बाहर आए हैं। और ध्यान दीजिए, द शिप हैज डॉक्ड, यांग कैन लॉन्ग गो फिफ्थ एवेन्यू। ये फिफ्थ एवेन्यू जाते हैं। लॉन्ग वांट टू शो यांग द इनजस्टिस ऑफ क्लास सिस्टम। ये वहां जाते हैं, और वहां पे लॉन्ग जो है थोड़ा सा वो बहुत बड़ी बड़ी बातें प्रीच करता था ना, सोशलिज्म की बात करता था। तो ये जो है खुद यांग को दिखाना चाहता है कि देखो हमारे समाज में किस प्रकार हमारे साथ अन्याय हो रहा है।
तो ये दिखाना चाहते हैं। और यांग तो उससे ज्यादा अग्रेसिव है, यांग इज अग्रेसिव एंड ट्राइंग टू प्रोवोक द वेल्दी पासर बाई। अब ये बहुत अग्रेसिव है और वहां पे जो भी पासर बाई जा रहे हैं उनको छेड़ रहा है, उनको परेशान कर रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे टाइम दिखाया गया। इसी दौरान वो ज्यादा परेशान कर देता है तो एक व्यक्ति नाराज हो जाता है और फिर उसके बाद पुलिस को बुला देता है। काफी लोग इसको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं लेकिन ये बार बार परेशान करता है तो इसको पुलिस को बुला दिया जाता है और पुलिस को बुला के इसको जो है अरेस्ट करवा दिया जाता है। तो इस तरह अब ये कहाँ चला जाएगा, अब ये जेल में चला जाएगा। क्लियर है? तो इतना बात समझ में आ रहा है, यानी इसको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, इसको अपने दिमाग पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है और ये बहुत ज्यादा परेशान है और किसी न किसी तरीके से जो है ये इसका दिमाग खराब है तो ये कुछ उल्टा पुल्टा कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, सीन 6 में क्या होता है देखते हैं। यांग इज इन जेल, जेल में यांग है अगेन द टिंकर पोज, और यहाँ भी थिंकर पोज में सोच रहा है, रोडिन की तरह सोच रहा है, यानी हर समय सोचे रहा है। ही हियर्स अदर प्रिजनर वॉइसेस, और दूसरे प्रिजनर्स की वॉइसेस सुनता है। वन रीड्स अ न्यूज़पेपर आर्टिकल अटैकिंग द IWW, अचानक उसमें ये पढ़ता है आर्टिकल में, इसको सुनाई पड़ता है, इससे कुछ लोग आपस में बात कर रहे हैं ना, न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं, तो इसको सुनाई पड़ता है कि जो IWW है वो जो है क्या है, रेकर्स ऑफ द वर्ल्ड है। रेकर्स ऑफ द वर्ल्ड का मतलब क्या समझते हैं, रेक करने का मतलब क्या, अगर कोई चीज रेक हो रही है तो रेक का मतलब बर्बाद करना, डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। तो यहां ध्यान दीजिए, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन आ सकता है कि किसको रेकर्स ऑफ द वर्ल्ड बोला गया है, तो किसको बोला गया है, IWW को, इसको डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड बोला गया है। ऐसा वो महसूस करता है कि शायद उसे ऐसा लगता है, इंटरप्रेट वो अपने तरीके से कर लेता है, लेकिन यहां ध्यान दीजिए, यांग मिस इंटरप्रेट दिस, ही थिंक्स दैट IWW आर रेकर्स, वो समझता है कि जो IWW है वो रेकर्स है और वो दूसरे को मतलब तबाह कर सकती है, अगर उसको जाके कहा जाए कि तुम इसको बर्बाद कर दो तो बर्बाद कर देगी, मतलब इस तरह से कहने सोचने लगता है। दे मस्ट बी द ग्रुप दैट कैन हेल्प हिम ब्लो यू द स्टील वर्क्स एंड डिस्ट्रॉय मिल्डेड वर्क, और उसको ये थोड़ी देर के लिए समझ में आ जाता है कि शायद ये जो IWW ऐसा ग्रुप है जो कि अगर ये उनके पास जाए तो जो उसको मदद कर सकते हैं कि जितना भी स्टील वर्क है, क्योंकि अब इसको नफरत हो गया है कैपिटलिज्म से, इसको नफरत हो गया है जो स्टील फैक्ट्री पे वो काम कर रहा था, क्योंकि उसका जो मालिक हो वो स्टील फैक्ट्रियों का मालिक है, तो ये कह रहा है कि अब मुझे बदला लेना है तो मैं उसको पूरा बर्बाद कर दूंगा। मिल्ड्रेड का वर्ल्ड है, उसके मिल्ड्रेड के वर्ल्ड कौन है, उसके मम्मी पापा, उसका जो पूरा स्टील का बिजनेस वही तो है, तो ये कह रहा है कि मैं उसके स्टील के बिजनेस को बर्बाद कर दूंगा, इस तरह से मिल्ड्रेड की जो दुनिया है बर्बाद हो जाएगी। तो इसको लगता है उसके इस काम में कौन मदद करेगा, IWW, वो गलत इंटरप्रेट कर लेता है। फिर उसके बाद क्या करता है, वो जो है अपने सेल में जहां वो रहता है उसकी जो बार है यानी जो उसकी छड़ें हैं उसको बेंड कर देता है इन अ रेज एंड बट सबड्यूड बाय द गार्ड, लेकिन जो गार्ड है उसको फिर सबड्यू करता है और फाइनली जो है यांग जो है वहां से फिर उसको निकलने का मौका मिल जाता है और निकल जाता है। अब ध्यान दीजिए, अब ये क्या आ जाते हैं, सीन 7 में हमको दिखाई पड़ता है कि यांग कहाँ आ चुके हैं, IWW। अब वहां पे जो इन्होंने सुना है कि IWW जो है रेकर्स का काम करता है, डिस्ट्रॉयर का काम करता है, तो इनको लगता है IWW इनकी मदद करेगा, तो ये आ जाते हैं IWW लोकल ऑफिस। और अपने रिलीज के बाद जब रिलीज कर दिया जाता है, ही वांट्स टू ज्वाइन, और ये कहते हैं मैं ज्वाइन करना चाहता हूं, तो ज्वाइन करने में कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है ज्वाइन करा देंगे। लेकिन सेक्रेटरी टेक्स द मनी बट बिकम सस्पिशियस, और ज्वाइन करने के लिए कुछ पैसे दिए जाते हैं, पैसे देते हैं, ज्वाइन करने करते हैं, लेकिन उसी दौरान वो सस्पिशियस हो जाता है जब यांग इससे कहता है कि व्हेन डू वी ब्लो थिंग्स अप। ये सोच रहा है कि भैया ये तो उड़ाने का ही काम करते हैं, वही कहते हैं ना, ये एक जंगली आदमी, जब जंगली कहना पड़ रहा है मजबूरी में, क्योंकि हमेशा जो है वो कुछ लोगों के बीच में रहा है और उसका काम केवल कोयले को फेंकना था, तो समाज का तो उसको कुछ पता ही नहीं है। तो अब वो क्या कर रहा है, वो बोल रहा है कि व्हेन डू वी ब्लो थिंग्स अप, कब हम चीजों को क्या कर देंगे, ब्लो कर देंगे, यानी कब हम बम लगा के उड़ा देंगे चीजों को। तो बिल्कुल समझ में नहीं आता। यांग यहाँ पे जो है ऑफर देता है कि काम करिए, सबसे पहले आप किसको उड़ाइए, सबसे पहले आप बम लगा के उड़ाइए नाजरेथ स्टील प्लांट को, उसको पहले, आपका लोग का तो काम ही यही है, आप रेकर्स ऑफ द वर्ल्ड में डिस्ट्रॉयर हैं, आप तो सब कुछ डिस्ट्रॉय करने वाले लोग हैं, ठीक है। तो आप क्या करिए, आप पहले डिस्ट्रॉय करिए किसको, नाजरेथ स्टील प्लांट को, ऐसा ये उनसे बोलता है। अब देखते हैं
तो मेंबर्स जो है ये सुन के वो कहते हैं कौन है भाई, ऐसा तो नहीं कि ये हम लोग को आके परीक्षा ले रहा है, ये गवर्नमेंट का कोई वो हो। तो यहाँ पे जो मेंबर्स हैं वो सोचते हैं यांग की जगह गवर्नमेंट स्पाई, ये गवर्नमेंट का शायद स्पाई है और ये कुछ पता करने आया हुआ है। ठीक है, तो ये फाइनली जो है इसके ऊपर ये लोग स्पाई को तो कुछ कर नहीं सकते, और इनको जैसे शक होता है उल्टा सीधा बात करता है, तो ऐसे व्यक्ति को कैसे रखें। तो दे थ्रो हिम आउट इनटू द स्ट्रीट, ये इसको फाइनली जो है स्ट्रीट से बाहर फेंक देते हैं। तो यहां से भी यांग को फिलहाल फेंक दिया जाता है। अब यांग रियलाइजेस दैट ही डजंट बिलोंग एनीवेयर, यानी यांग एक बहुत बड़ी आशा लेके आया था कि शायद IWW जो है उसको मदद करेगी उसके दुश्मन को मारने में, लेकिन IWW ने भी मदद नहीं किया। तो अब ऐसी कंडीशन में यांग को ऐसा लगने लगता है कि उसका दुनिया में कोई नहीं है, न तो मशीन उसके साथ है, भाई पहले मशीन पे ही तो काम कर रहा था स्टील वाले शिप पे, तो न तो मशीन उसके साथ है, न ही उसके साथ नेचर है, उसके साथ नेचर भी नहीं है, कोई उसके साथ में, नॉट विद द सोसाइटी, और न ही सोसाइटी है, तो कोई भी उसके साथ में नहीं है, तो बहुत दुखी है। और नॉट विद द रेवोल्यूशनरीज, ये IWW क्यों आता है, क्योंकि ये रेवोल्यूशनरियों का समूह है, लेबर वर्कर्स का समूह है, तो उसे लगता है शायद ये जो है हमारी मदद करेंगे और ये जो है पूंजीपतियों के ऊपर अटैक करेंगे। तो ये ऐसा बोलता है, तो वो लोग भी इसका साथ नहीं देते हैं, तो ये पूरी तरह से बेचारा बहुत दुखी है कि मेरा तो कोई साथ नहीं देने वाला है। फाइनली जो लास्ट सीन है वो जू की ओर जाता है, वहां शिफ्ट होता है, और यहाँ पे नाइट टाइम का समय है, जू का समय है, जू में ये जाता है। यांग अप्रोचेज टू द गोरिल्ला केज, और यांग जो है गोरिल्ला की केज की ओर बढ़ता है। यांग टॉक्स टू द गोरिल्ला, यांग को अचानक कुछ ऐसा लगता है कि उसे गोरिल्ला में कुछ अपनापन नजर आता है, तो गोरिल्ला से बात करना शुरू कर देता है। और उसे क्या कहता है, वो कहता है भैया, मेरे भैया, भाई, उसे भाई कह के बोलता है, ब्रदर, उससे ब्रदर कह के बोलता है। ये भी आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, किसको ब्रदर बोलता है, किसी के साथ रिलेशनशिप जोड़ नहीं पाया, तो फाइनली गोरिल्ला को देखता है, वो भी उसी की तरह विशालकाय है, तो उससे ब्रदर बोलता है। ही एक्सप्रेसेस एनवी थिंकिंग द गोरिल्ला बिलोंग टू द नेचुरल वर्ल्ड, और कहीं ना कहीं गोरिल्ला से वो थोड़ा एनवी भी महसूस करता है कि गोरिल्ला तो है बहुत बढ़िया से अपने जीवन को जी रहा है, और मैं कैसा हूं, मैं कितना परेशान हूं। ठीक है, तो उससे थोड़ा एनवी भी फील करते हैं, लेकिन उनको ये लगता है कि उनका भाई मिल गया है। अब उसके बाद से अपने भाई से बहुत अच्छे से मिलना चाहते हैं, कहते हैं कि भाई जब मेरा मिल गया, बिछड़ा यार मिला ले, तो जब बिछड़ा यार मिला रे तो उससे अच्छे से चलो मिलते हैं। तो अच्छे से मिलेंगे कैसे, जब उसके अंदर थे तो अच्छे से नहीं मिल पा रहे थे, तो इन्होंने क्या किया, यांग ओपन द केज टू फ्री द गोरिल्ला, ये केज को ओपन कर देते हैं, गोरिल्ला को फ्री कर देते हैं। और इनको लगता है कि जब मेरा भाई, वर्षों का मेरा बिछड़ा हुआ भाई मिला है, तो मुझे जब देखेगा तो अचानक क्या होगा, मुझे खुशी से गले लगा लेगा, और जब हम मिल बैठे दो यार तो मिलेंगे, करेंगे तबाही, रात भर पार्टी करेंगे। तो इनको ये लगता है कि अब जब गोरिल्ला मेरे साथ मिल जाएगा तब तो हम अब जहां जाएंगे वहां बर्बादी मचा देंगे, अब मिल के दुश्मनों को बारी बारी से निपट देंगे, खत्म कर देंगे। मन ही मन खुश रहते हैं, गोरिल्ला मेरा साथ देगा। गोरिल्ला स्टेप आउट, गोरिल्ला बाहर आता है और वो इनको गले तो लगाता है, लेकिन गले थोड़ा खतरनाक तरीके से लगाता है, इनको हग करता है, लेकिन हग करता है कैसे, इनको क्रश करते हुए, इनको बहुत भयानक तरीके से ग्रैब करता है, और फिर इनकी पूरी बॉडी को बहुत जोरदार तरीके से अपनी ओर खींचता है, और खींचने के बाद कुछ ऐसा खींचता है कि इनकी हड्डियां नसें सब टूट जाती हैं, और फिर उनको उठा के केज में फेंक देता है, और इस तरह गोरिल्ला वहां से भाग जाता है, वॉक्स अवे। यांग रिप्स क्रश, यांग की जो रिप्स हैं, हड्डियां हैं, वो सारी जो है, रिप्स कौन, पसली होती है, पसली जो है वो टूट जाती है, क्रश हो जाती है, और इस तरह से जो है वो बिल्कुल हिल डुल पाने की स्थिति में नहीं है, और केज में पड़ा हुआ है। अब उस मरणासन स्थिति आ गई है, क्योंकि बहुत भयानक तरीके से इसके भाई ने इसको दबा के गले मिल लिया है। एज ही डाइज यांग मॉक्स हिमसेल्फ, अब जब मरने वाला है यांग, तो ये खुद का जो है मजाक उड़ाता है, और ये कहता है इवन हिम डिडंट थिंक आई बिलोंग, और ये कह रहा है कि यहाँ ये थिंक लिखा है, मतलब थिंक का मतलब थिंक ऐसे रिटॉर्टेड वर्ड का यूज किया था, कह रहे कि यहाँ तक कि मुझे लग रहा है कि इवन हिम डिडंट थिंक आई बिलोंग, मुझे लग रहा है कि मैं तो जो गोरिल्ला है उससे भी बिलोंग नहीं करता हूँ, यानी इस दुनिया में किसी से बिलोंग नहीं करता हूं मैं तो। और इस प्रकार फाइनली जो है केज में इसकी मृत्यु हो जाती है। द फाइनल स्टेज डायरेक्शन नोट दैट परहैप्स द हैरी एप एट लास्ट बिलोंग। ठीक है, मतलब ये कहानी ये है
कि हमें ये पता चलता है, ये लास्ट वाला छोड़ दो, हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे ये अपनी आइडेंटिटी के लिए बिल्कुल घूमता फिरता रहता है, हर जगह से अपनी आइडेंटिटी को जोड़ने की कोशिश करता है। जब एक बार उसकी आइडेंटिटी टूट जाती है तो फिर ये आइडेंटिटी किसी से जोड़ नहीं पाता है। एंड में कोशिश करता है कि शायद इसकी आइडेंटिटी जो है गोरिल्ला से हो जाए, लेकिन गोरिल्ला से भी इसकी आइडेंटिटी मिल नहीं पाती है। और कहता है कि शायद ये भी नहीं था। हाँ, और फाइनली स्टेज डायरेक्शन में हमें ये पता चलता है कि ये एकदम हेरी एप था, ये गोरिल्ला नहीं, ये हेरी एप से बिलोंग शायद करता है, लेकिन इसका हमें कोई मतलब नहीं हो, तो ह्यूमन बीइंग है, हम सभी को पता है। तो इसी के साथ ये जो है आपका नावल ड्रामा जो है खत्म हो जाता है। आई होप कि बहुत अच्छे से आप सभी को समझ में आया होगा और यांग की जिंदगी जो है वो खत्म हो जाती है। सारी चीजें याद रखेंगे, जो मेन मेन चीजें हैं आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी, ठीक है, तो आप उसको आराम से कर सकते हैं। जल्दी जल्दी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ज्यादा नहीं करते, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि सब कुछ आपको मैंने बता दिया। तो अब जल्दी से मुझे बताइए, कुछ क्वेश्चन का जवाब दीजिए और सब लोग बताएंगे कितने नंबर किसको मिला है। व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ हेरी एप? हेरी एप का सब टाइटल क्या है? याद है कि नहीं आपके दिमाग में? कर पाएंगे कि नहीं, तब 1 नंबर दीजिएगा। और कॉमेडी ऑफ एंशिएंट एंड मॉडर्न लाइफ। विच आर्टिस्टिक मूवमेंट हैवली इन्फ्लुएंस स्टाइल ऑफ हेरी एप? किस आर्टिस्टिक मूवमेंट ने? तो एक्सप्रेशनिज्म में, एक्सप्रेशनिज्म, ठीक है। व्हाट इज द यांग्स रियल नेम? यांग का रियल नेम क्या है? आप सभी को बताया गया है, रॉबर्ट स्मिथ है। व्हाट कलर डज मिल्ड्रेड डगलस वियर व्हेन शी विजिट टू स्टॉकहोल्म? कौन सा कलर पहन के वो जाती है जब स्टॉकहोल्म में जाती है? तो ध्यान रखिएगा, व्हाइट कलर पहन के जाती है। हाउ डज यांक डाई? याक की मृत्यु कैसे होती है? तो उसको जो गोरिल्ला है वो क्रश कर देता है जू में, और वहां पे उसकी मृत्यु हो जाती है। हु इज द करेक्टर दैट रिप्रेजेंट द पास्ट एंड द एज ऑफ सेलिंग शिप्स? बताइए कौन करेक्टर है जो पास्ट को बार बार रिप्रेजेंट करता है, मेलंकली को दिखाता है? तो कौन है? वो है पैडी। वेयर डज मिल्ड्रेड फैमिली मेक देयर फॉर्चून? मिल्ड्रेड फैमिली जो है कहाँ अपने फॉर्चून को बनाते, किस बिजनेस में? तो स्टील में। हाउ पोज डज यांक रिपीटेडली एज्यूम? ये बहुत प्यारा क्वेश्चन। कौन सा पोज बार बार यांक लेता था, किस पोजीशन में बैठता था? तो रोडिन द थिंकर, रोडिन द थिंकर की तरह। वाई डज यांग गो टू फिफ्थ एवेन्यू? फिफ्थ एवेन्यू क्यों जाता है? तो ये वहां जाता है टू इंसल्ट एंड फाइट द रिच। ये अमीरों से बदला लेना चाहता है ना। तो फिफ्थ एवेन्यू में बहुत अमीर लोग रहते हैं, पैसे वाले लोग रहते हैं, तो वहां उनको खूब इंसल्ट करता है। अब ज्यादा इंसल्ट कर देता है तो फिर क्या होता है? पुलिस वाले उठा ले जाते हैं। तो ये वहीं पे आपकी वो भी रहती है, विल्ड्रेस डगलस। व्हाट ऑर्गेनाइजेशन डज यांग ट्राई टू ज्वाइन इन सीन 7? सीन 7 में किस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहता है? IWW। और सोचता है कि हम दोनों मिल के बर्बादी करेंगे, क्योंकि रेकर्स, वो IWW को क्या समझता है? रेकर्स समझता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है आपको। यांक विजिट द जू, ये तो सबसे लास्ट में जाता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। यांक विजिट फिफ्थ एवेन्यू, मिल्ड्रेड विजिट द स्टोक होल, यांग ट्राई टू ज्वाइन। तो सबसे पहले थर्ड वाला होगा, मिस्टर विजिट द स्टोक होल। सबसे पहले माइल्ड्रेड जो है वो स्टोक होल जाती है, वहां पे जहां पे वर्कर्स काम कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद से जो है वो अब यांग को जो है फिफ्थ एवेन्यू जाएगा, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद और IWW जाएगा, फिर जू जाएगा। क्रम याद रखेंगे, ये आपके एग्जाम का देखो कितना बेहतरीन आप सभी के सामने क्वेश्चन है। पूरी आपको क्रोनोलॉजी याद हो जाती है। सबसे पहले कहां जाता है? वो फिफ्थ एवेन्यू जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद कहां जाता है? IWW जाता है, और फिर उसके बाद कहां जाता है? जू जाता है। अगर कहानी शुरुआत में देखें तो सबसे पहले कहानी स्टोक होल से शुरू होती है, ठीक है। फिर उसके बाद से कहानी आगे बढ़ती है। तो ये है क्रम आपका। तो आई होप इट इज वेरी क्लियर टू एवरी हो। सभी को समझ में आ रहा है भाई? बहुत डीपर लेवल पे आ रहा है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यांग फील ही बिलोंग्स एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले। सबसे पहले यांग शुरू में क्या सोचता है? कि वो बिलोंग करता है, उसको लगता है कि यस वो बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है? स्टील से बिलोंग करता है, उस शिप से बिलोंग करता है। द रिच पीपल ऑन फिफ्थ एवेन्यू आर पोर्ट्रेड रियलिस्टिकली। जो फिफ्थ एवेन्यू पे रिच पीपल हैं, क्या वो रियलिस्टिकली पोर्ट्रे किए गए? नो, हमें ऐसा दिखाई पड़ा। फिर देखो आपको नोट्स की ओर दिखाते हैं, हड़बड़ी में नहीं। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन से आप नोट्स को समझते हैं। चलो नोट्स में आ जाओ। अब देखो यहाँ पे एक लाइन हमने आप सभी के लिए बहुत बेहतरीन लाइन दिया है, और वही कहते हैं डीपर लेवल पे पढ़ेंगे तो एक बार समझ जाएंगे तो फिर कभी भूलेंगे नहीं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए।
यहाँ पे क्या ध्यान क्या है, द रिच पीपल आर डिपिक्टेड, ठीक है, एक्सप्रेशनलिस्टिकली, दे लुक लाइक, देखो यहाँ पे मैरियनेट्स wearing mask, ignoring yang completely, ठीक है, yang bumps into them but they don't react, वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते हैं फिजिकली, he bounce off them, उनके ऊपर बाउंस कर जाता है, he tries to attack a gentleman who merely says I beg you pardon, ठीक है। तो ये लोग जो बिहेव जो है वो उस तरह से नहीं कर रहे हैं जैसे करना चाहिए, ठीक है। तो ये यहां से जो है क्वेश्चन बनता है, एक मिनट, तो फिफ्थ एवेन्यू के जो लोग हैं वो कैसे पोर्ट्रे किए गए हैं, रियलिस्टिकली ऐसा नहीं है, ठीक है, आप सभी को पता है। तो ये आपका जो है ए ट्रू होगा और बी जो है फॉल्स होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, व्हाट इज द सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ स्टील, स्टील का सिंबॉलिक मीनिंग क्या है, तो सभी को पता है स्ट्रेंथ एंड रियलिटी, जो कि आपको यांग के कैरेक्टर में नजर आता है। यांग का कैरेक्टर कहता है बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रेंथ है उसके अंदर, ठीक है, रियलिटी है, ठीक है, शुरुआत में। अगर मतलब यांग से यदि आप कनेक्ट करोगे तो कैसे करोगे, तो स्ट्रेंथ से कनेक्ट करोगे। लेकिन अगर आप स्टील को बड़े लेवल पे देखोगे तो आप कैसे करोगे, तो कैपिटलिज्म को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। लेकिन वो इसीलिए बोला गया इनिशियली कैसे कनेक्ट करता है स्टील को, ये हु एकम्पनीज यांग टू फिफ्थ एवेन्यू, फिफ्थ एवेन्यू में यांग के साथ कौन जाता है, तो कौन जाता है, लॉन्ग जाता है, ठीक है। जून ओनील वन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, इनको नोबेल प्राइज मिलता है लिटरेचर के लिए, यस मिलता है 1936 में। द हैरी एप एंड्स विद यांग फाइंडिंग पीस इन IWW, बताइए क्या हैरी एप को पीस मिलता है, क्या द हैरी एप एंड्स विद, द हैरी एप जो स्टोरी है वो एंड होता है यांग के साथ, उसको पीस मिलता है IWW में, तो पीस नहीं मिलता है भाई, वहां से उसको भगा दिया जाता है। तो आपका जो है बी वाला आपका इनकरेक्ट हो गया, पहला वाला सही है। छठा क्वेश्चन 16 है, हाउ डज मिल्ड्रेड कॉल हर आंट, मिल्ड्रेड अपने आंट को कैसे बुलाती थी, बताइए। तो यहां देखिए जो बड़ी क्लास की सोसाइटी है ना वो सब आर्टिफिशियल सोसाइटी है, ठीक है। तो वो अपनी आंट को क्या बुलाती थी, आर्टिफिशियल की तरह लेती थी, अपोसर, अपोसर कहती थी, ठीक है। वो अपने आंट के जो कोल्डनेस है उसकी आलोचना करती थी कि आप लोग को समाज से इनसे कोई मतलब नहीं, आप लोग सिर्फ आर्टिफिशियलिटी में जीते हैं, और इसीलिए जब ये जाना चाहती है तो इसको भी मना किया जाता है, ठीक। अच्छा क्वेश्चन है, व्हाई इज यांग थ्रोन आउट ऑफ IWW, IWW से इन्हें क्यों फेंक दिया जाता है, क्योंकि इनके बारे में सोचा था कि गवर्नमेंट का कोई स्पाई है, अचानक इस तरह के ऑफर देके वो चाहता है कि हम लोग कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं और फिर उसको ओपन करें। व्हाट फिजिकल फीचर ऑफ यांग इज एम्फेसाइज टू शो हिज एनिमलिज्म, उसके किस फिजिकल फिगर को दिखाया गया उसके एनिमलिज्म को शो करने के लिए, तो उसके जो ब्रो हैं, फोरहेड हैं, ठीक है, वो बहुत भयानक तरीके से हैं, उसका जो डिस्क्रिप्शन है तो वो जो है उसको पूरी तरह से क्या दिखाता है, एनिमलिज्म की ओर लेके जाता है। व्हाट वर्ड डज यांग रिपीट टू द गोरिल्ला, ये काफी फेमस है, यांग जो है गोरिल्ला के लिए कौन सा वर्ड रिपीट करता है, जल्दी बताएंगे आप लोग। तो उसके लिए वर्ड यूज करता है वो ब्रदर, ब्रदर यूज करता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन, फिर इसी के साथ ये वाला खत्म हो जाएगा, काफी क्वेश्चन सारे हो गए मेन वाले। अब आगे देखें, द टर्म द हेरी एप फंक्शन एज अ सिंबल ऑफ, जो हेरी एप टर्म है ये किस चीज के फंक्शन के रूप में यूज किया जाता है, बताइए भाई। तो ये यांग इंटरलाइज्ड सेल्फ हैट्रेड एंड सोशल रिग्रेशन उसको दिखाया गया है, ठीक है। हेरी एप ये बताइए ब्यूटी ऑफ नेचर तो होगा नहीं, मिल्ड्रेड का लव जो है एनिमल के प्रति वो होगा नहीं, इवोल्यूशन ऑफ सक्सेस होगा नहीं, तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो है यहाँ पे। सबसे लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वेयर इज द नजरेत स्टील कंपनी मेंशन, बताइए नजरेत स्टील कंपनी जो है कहाँ पे मेंशन किया गया है,
डिलीट मेथड का भी बहुत बड़ा रोल है, आप कभी भी ध्यान रखिए, बहुत बार क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, डिलीट मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होगा, नजरियत स्टील कंपनी मेंशन किया गया था न्यूज़पेपर में जब पढ़ रहे थे IWW, ऑन द IWW न्यूज़पेपर मिल्ड्रेड फादर, ठीक है। तो एक तो नजरियत कंपनी का जिक्र हमें कहाँ मिलता है, एक तो जब ये कहाँ रहता है, 5th एवेन्यू में रहता है, तो वहां 5th एवेन्यू में नहीं है, जब ये जेल में रहता है, जब ये जेल में रहता है तो वहां कुछ लोग को न्यूज़पेपर में बात करते हुए सुनता है किसके, IWW के बारे में। और IWW को क्या शब्द कहा गया है, कौन बताएगा, IWW के लिए क्या वर्ड यूज किया गया था, कोई बता पाएगा? हु विल टेल? रेकर, बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा, रुचि आनंद, तालियां हो जाए चंचल जी, जवाब अब सही आ रहा है। तो रेकर बोला गया है, बहुत अच्छा, रेकर बोला गया है। और दूसरी बात है, नादरियत स्टील इनके पिता का भी नाम है, किसका, मिल्ड्रेड के फादर का। जैसे रतन टाटा आप नहीं सुने, रतन टाटा, तो टाटा कंपनी भी है और टाटा टाइटल भी है, समझ गए? तो ये, तो इसी के साथ जो है ये वाला जो है आपका खत्म होता है। आई होप कि बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जितने भी मेन क्वेश्चन थे वो हमने आपको बता दिए हैं, ठीक है। बाकी नोट्स में सब कुछ है। और अब ये मान के चलो कि जिस तरह से आप लोग कर रहे हैं, अपना स्कोर बता दें, जितने भी क्वेश्चन बताए गए, कितने 30 क्वेश्चन करवाए हैं ना, कितने कितने मार्क्स आ रहे हैं आप लोग के, जल्दी बताओ, नोट तो कर नहीं रहे हो, जल्दी बताओ कितने नंबर आ रहे हैं सबके। अच्छा 21 में 21 आ गए, वाह क्या बात है भाई। अनुपमा, अनुपमा धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रही हैं, अभी आपके काफी कम नंबर थे, आपकी बात पूरा सुन के अच्छे से कर रही हैं, ये नावल पूरा अच्छे से ड्रामा लग रहा, समझ में आ गया। अनुपमा, छाया, सूरज, निधि, निशी, अंजलि, ठीक है भाई, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। 20, 21, विजय लक्ष्मी 21, दिव्या 21, अमित 19, अनीता 18, ममता 18, ठीक है, दिनेश जी 18, कोमल 20, सोनम 20, चंचल 21, आनंद जी 20, ठीक है, चंद्रेश जी 20। हाँ अच्छा, अभी सुन के 2-3 इंक्रीज हो गए। तो अब मजा आ रहा है कि नहीं भाई? बेहतरीन तरीके से आप लोग का रिवीजन हो गया है, और आप सबने जो है ऑल माय ये आपके कई प्ले, अभी आज आपने कितने प्ले अभी कर लिए फटाफट? 4 प्ले आप सभी ने फटाफट कर लिए हैं। कौन कौन से प्ले किए हैं, नाम बताइए? आर्म्स एंड द मैन, जस्टिस, और उसके बाद से द बर्थडे पार्टी, और अभी आपने जो किया है द हेरी एप। आपने एक कर लिया प्ले, ठीक है। अब जो है अंतिम 2 प्ले जो है हम 8 बजे तक आप लोग को पढ़ाएंगे, और अंतिम में 2 प्ले हम पढ़ाने वाले हैं आपको, और वो जो 2 प्ले हैं वो केवल एमसीक्यू के माध्यम से कराएंगे, क्योंकि वो बहुत ही फेमस है। जैसे ऑल माई सन हो गया, आप कितनी बार कहानी सुने हो, बहुत थोड़ी सी कहानी है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, है कि नहीं है? बताओ, ऑल माई सन में कुछ है? कुछ नहीं है। मैं अभी मेन चीजें आपको बताऊंगा, एकदम हो जाएगा, फटाफट हो जाएगा हमारे साथ। सब लोग तैयार हैं भाई?